ज्यादा नफरत थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए कोका कोला वाले ग्लास में जहर डालकर घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत का इंतजार करने लगा, उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन होने लगा था कि तभी अचानक मेरे पापा का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांस चल रही है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, बहू तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम विहान है, मैं शहर में जॉब करता हूँ और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये 1 महीना नहीं बल्कि 100 साल गुजर गए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाना चाहता था। शहर जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठकर बैठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना यह वादा पूरा भी कर दिया था। अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके मेरी पत्नी मुझसे 5 साल बड़ी थी और दिखने में काली और बहुत ज्यादा बदसूरत थी। उसका नाम अनुराधा था। मैंने गुस्से में घर से निकलने लगा तो अनुराधा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रह गई और वो कहने लगी कि इतने जल्दी वापस ना जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक पल के लिए भी नजरों के आगे नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लगता था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं दूर चली जाए, जिससे कि वो मुझे उसका चेहरा तक देखना ना पड़े। ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहू बनकर मेरे घर पर आ चुकी थी, तो वह यह घर छोड़कर कैसे जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को छोड़कर जा सकता था। मैं शहर जाने वाला था, क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा से कहकर शहर जाने का सोच लिया था और पापा के कहने पर ही मैंने यह कड़वा घूंट पी भी लिया था। मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन अनुराधा से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह रखा था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। अनुराधा की यह बात सुनकर मैं उसका चेहरा ताकता ही रह गया। मुझे मन ही मन में हंसी आने लगी थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। और खैर, इसमें अनुराधा की कोई गलती भी नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वो देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात अनुराधा के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन मैं अब और ज्यादा अनुराधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही तो हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा बहुत मेरी तारीफ करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपनी मेहनती बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व था। मैं जब घर से निकला तो अनुराधा छत पर कपड़े डालने के लिए चली गई थी। उसे बताए बगैर ही मैं घर से निकल आया था और खुले माहौल में आकर मैंने सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा बहुत ज्यादा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगने लगा था। चाहता तो मैं अपने गांव में ही कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वही मैं रहने भी लगा था। गांव में तो बस मैं नाम के लिए ही आया करता था। कभी कभी आता था। जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के सामने बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। अगर मेरे मम्मी पापा को यह बात पता चल जाती तो उनका लाडला इकलौता बेटा यह काम करता है, बेचारे तो सबसे पहले भगवान को प्यारे ही हो जाते। जहाँ तक रही बात मेरी पत्नी की, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली, हर चमक दमक से दूर रहने वाली वैसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं मौजूद थी। लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी। तभी तो मुझे गांव की काली और अनपढ़ लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और भाती भी नहीं थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी आगे पीछे मेरे मंडराते रहते थे। मेरे अपने इलाके की तरफ कोई आंख उठाकर कोई देखता नहीं था। कोई स्मगलर और कोई पुलिस भी आंख उठाकर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं करता था। हम एक जाना माना और बहुत ही बड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी था। अनुराधा को भुलाकर मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेस बदल कर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियां और लड़कों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसे कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के और लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर किया करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों का अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं ट्रेन में बहुत भीड़ में घुस चुका था। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी हो गई थी। वो दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफी पुराना था। उसके जूते भी फटे पुराने लग रहे थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए कैसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उसे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ, जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उसे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वो लड़की मेरी बात सुनने ही नहीं लगी थी। वो गुस्से से मुझे देखने लगी और मेरे ऊपर भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उसे बातचीत शुरू कर दो। ये तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ।
मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा आ गया और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वो ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता था। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो लड़की बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे में मकान थे। वो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम मानवी था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज्यादा ही बिजी हो गया था और मानवी के साथ ट्रेन में नहीं गया था, और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अब मुझे कुछ खाली खाली सा बहुत ज्यादा महसूस होने लगा था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया कि मुझे मानवी की पल पल की रिपोर्ट चाहिए, तुम मुझे वो रिपोर्ट दिया करो। पहले तो मानवी की सहेली बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बॉडीगार्ड और उनको देखकर वही की वही धरी रह गई थी। फिर उस लड़की ने मेरा नंबर ले लिया, नंबर लिखा और फिर मैं वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरा मन जाने को नहीं मान रहा था। मेरा मन बार बार मानवी को देखने को कर रहा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही ज्यादा बिजी निकल गए थे और इस बीच में मानवी को मैंने नहीं देखा था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करने लगा था। और फिर एक दिन अचानक मानवी की सहेली का कॉल आ गया। उसने बताया कि 2 दिन बाद मानवी की शादी हो रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल चूर चूर हो गया, टूटकर बिखर गया। वो अपनी सहेली की शादी में इनवाइट कर रही थी, तभी तो उसने मुझे फौरन कॉल करके बता दिया था। मैं गम और गुस्से की अजीब सी दो राह पर खड़ा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं मानवी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आने लगी थी और फिर मैं बैठकर सोचा कि क्या करना है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने मानवी की बारात आने से 1 घंटा पहले अपने एक भरोसेमंद आदमी को भिजवाकर मानवी को उस घर से उठा लिया था और हमें अपने घर में उसे रखना पड़ा था। मैंने अपने आदमियों से सख्ती से बोल रखा था कि हम इस लड़की को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देंगे और उसे कोई परेशानी हो ऐसा हम नहीं रहेंगे। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी और मैं उस पर कांच की भी आंच आने नहीं देना चाहता था। मेरा दिल मानवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़प उठा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर उसे रखकर सुरक्षित उसके घर पर मैंने उसे पहुंचा दिया था। वह मेरे घर से जैसे आई थी वैसे ही मायूस होकर चली गई थी। मानवी के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि मानवी के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। ये मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस को मुझ पर शक भी नहीं हुआ था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम हो गई थी। खैर, मैं मानवी की गली में जाकर खड़ा हो जाया करता था। मैंने बड़ी चालाकी से मानवी के पापा से दोस्ती कर ली थी। वो सीधा साधा आदमी था, उससे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मानवी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मानवी का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़की की वजह से ही जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी और मैंने मानवी के घर राशन डलवा दिया था। पूरा राशन उनके घर में भर दिया। मानवी के पापा ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी उनसे कह दिया कि मुझे अपना बेटा ही समझे, और इस तरह से मैं मानवी के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक पहुंच चुका था। मैं मानवी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन मानवी को पता चल चुका था कि मैंने ही उसका किडनैप करवाया था, इसलिए वह मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने मानवी के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास लेकर जाता तो कभी उसके घर जरूरी सामान लेकर रख देता। मेरी इस मेहरबानी की वजह से मानवी मुझसे माफी मांगने लगी थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी भी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपनी हाथों से चाय बनाकर लेकर आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाते थे, कभी महंगे होटल में खाना खा लिया करते थे और साथ में मूवी भी देखा करते थे, और उसे खूब सारा शॉपिंग भी मैं करवा दिया करता था। महंगे महंगे ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी दिला दिया करता था, और दुनिया जहाँ की हो वहाँ उसे पूरा काम मैं कर दिया करता था, और दुनिया भर की दुनिया जहान की खुशियाँ मैं उसे देना चाहता था, और मैंने उसे सारी चीजें दुनिया भर की दे चुका था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून भी मिल रहा था। मानवी की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आने लगी थी। मानवी का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने मानवी के पापा से उसका रिश्ता मांगा था। और मानवी के पापा को भी इस रिश्ते से कोई भी इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो चुके थे। मानवी ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहां से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो चुकी थी, जबकि मैंने आज तक अनुराधा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और वो सारा दिन रोती ही रही। उसके आंसू देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे इस तरह से विश्वास दिलाया कि अनुराधा हमारे रास्ते का कांटा कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, और वह सीधी सादी लड़की है। वो गाँव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर मानवी किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर मानवी ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मैं जब तक अनुराधा को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि अनुराधा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं अनुराधा को छोड़ दूंगा तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो मानवी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि खुद अनुराधा को तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दो। मुझे उसकी बात बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। मजबूरन मुझे शहर से गांव जाना पड़ा था। मम्मी पापा और अनुराधा मेरे गांव आने पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेरा रवैया अनुराधा के साथ बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने दिया करता था, मगर वह मेरी किसी भी बात का लौटकर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलोटी शक्ल मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया करती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने जरूर दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है।
मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया करता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा हूँ। अनुराधा की आंखों में आंसू भर जाते थे और वो मुझे देखने लग जाती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए मैं कुछ नाकाम भी हो जाता था, मगर मैं अपने दिल के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर था, क्योंकि मैं मानवी के इश्क में पूरा पागल हो चुका था। मैंने अनुराधा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था और अब तो बात नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि मैं अनुराधा पर हाथ भी उठा लिया करता था। मैंने अनुराधा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक भी शब्द वापस नहीं कहती थी। मुझे अनुराधा बहुत ज्यादा ढिठ नजर आती थी, पर मुझे उस पर बहुत ज्यादा इस बात पर गुस्सा भी आया करता था। वो बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वो उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी जिंदगी में अगर मानवी ना होती तो शायद अब तक मैं अनुराधा की अच्छाओं का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए मजबूर करती थी। मैं जल्द से जल्द मानवी के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आया करती थी। गांव में आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे और इससे मेरे कारोबार पर बहुत ही बुरा असर पड़ चुका था। मैं मानवी के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात बताती रहो। यह भी बताया करो कि अनुराधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता कैसे खत्म करेगी, वो मेरे पास बिल्कुल भी ना आए। वो सब सहती है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। और फिर मानवी ने मुझे एक बात ऐसी बताई कि जिसे सुनकर मेरा दिल एकदम से दहल गया था। मानवी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। मैंने कहा ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाऊंगा, और ये कहकर मैंने फोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो अनुराधा बेड पर मौजूद नहीं थी। मैंने उठकर अनुराधा को घर में पूरी तरफ इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया तो वह अनुराधा वहीं पर बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? मेरे पूछने पर वह बहुत सी हल्की सी स्माइल देते हुए कहने लगी, कुछ भी नहीं। मगर अपने होठों पर कोई भी उसने शिकवा नहीं लाया और ना ही उसने कोई शिकायत की। मैंने कहा, अनुराधा मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ ना? मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत झलक रही थी और वो मोहब्बत झूठी थी। इस मोहब्बत पर वो तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ ना? पहले आपकी जिंदगी को नर्क बना लिया और जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। आपकी बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मगर वह कहते हैं कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत ही प्यारा और साफ सुथरा होता है। अनुराधा दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। मैंने अनुराधा के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है, बताओ कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी? उसने कोका कोला का नाम लिया था। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, लो कल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यही ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नजरों के सामने मानवी का चेहरा आ गया। मैं मानवी के बिना नहीं रह सकता था और मानवी को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर अनुराधा के पास बैठने के बाद अनुराधा से कहा, चलो नीचे चलते हैं, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली ही सुबह मैं बाहर गया और वहाँ से मैं अनुराधा के लिए कोका कोला लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस कोका कोला में जहर मिला दिया था। ऐसा करते समय मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक ना चलने दी थी। वो मुझ पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह कोका कोला अनुराधा के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही कोका कोला पी लिया था। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला कोका कोला से वो मर ही जाएगी तो मैं भी वहाँ से उड़ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैं अनुराधा को बाय बोल रहा था और खुशी खुशी शहर के सफर पर निकल पड़ा था। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच में जो सबसे बड़ा कांटा था अब वह निकल जाएगा, मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं मानवी को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताना चाहता था और ना ही मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि वह फ्लैट मैंने मानवी को खरीद कर दिया था। मैं उस फ्लैट पर पहुंचा, चुपके से दरवाजा खोला और उस घर के अंदर मैं दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। बहुत खामोशी थी। तभी मैंने मानवी को देखा, एक कमरे से निकल रही थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी और मानवी के हाथ में मिठाई की ट्रे भी थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, ये मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फोन करके बताया था कि कोका कोला में जहर दे दिया है, तभी से यह तैयारी में लगी हुई थी और खुशियां मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुंह मीठा करो। मुझे मिठाई देकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मानवी के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया, क्योंकि मुझे मिठाई देकर कुछ गलत लग रहा था। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफी देर हो गई और ना लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर झांककर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के की बोलने की आवाज आ रही थी। मानवी उस लड़के के पास बैठी हुई थी, कह रही थी, महेश जी आप चिंता ना करें, मैंने विहान का पक्का इंतजाम कर दिया है, मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने ले लिया है। क्या समझता था कि वो मुझे खबर नहीं होने देगा कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था? मेरा मुजरिम विहान ही तो है। वो तो भगवान की कृपा है कि जो महेश जी आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ऐसी ही मोहब्बत आप पर करती रहूंगी। मानवी की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से
कॉल आई और मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल चुकी थी। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दे दिया गया था। मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि अनुराधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वो मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? उसने रो रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब कुछ सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी उसकी बातें खड़ा होकर सुन रहा था। वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इस सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकाल देना चाहती थी और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है और आपको गिरफ्तार करके ले जा सकती है। अनुराधा की कोई भी बात मुझे अब बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही अनुराधा एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। मैं फटी की फटी आंखें देखकर उसे देख रहा था। जल्दी से उसे उठाया और डॉक्टर के पास गया। अनुराधा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ था। मैं रो रो कर भगवान के सामने उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था और फिर कुछ ही देर में मैं भी बेहोश पड़ गया था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा और सबसे पहले मैंने अनुराधा के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई थी और अनुराधा बच गई थी। जब मेरी तबीयत संभल गई तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर चली गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफी मांग रहा था। मुझे 15 साल की सजा हो गई थी। 15 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिल चुकी थी और जब मैं अपने जुर्म की सजा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं अनुराधा मुझे माफ करेगी भी या नहीं करेगी। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया था। घर के अंदर से अनुराधा की बहुत ही प्यारी सी आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि वो मेरी माँ से कह रही थी, आपके बेटे बहुत ही बहादुर है, कभी भी अपने बेटे की कोई भी गलती माफ करनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि आपके बेटे बहुत ही समझदार इंसान है और देख लेना जब आएंगे तो बहुत ही नेक इंसान बनकर ही रहेंगे। अपने बेटे को कभी भी किसी से कम मत समझना, देख लेना वो कितने अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और अनुराधा के सामने 2 जुड़वा बच्चे थे। वो अपने माँ के पास बैठी हुई थी। माँ के कदमों में बैठकर वो मेरे गुणगान गा रही थी और मुझसे रो रो कर अपने पापों की माफी भी मांग रही थी। मैंने भी अपने पापों की बहुत ज्यादा माफी मांगी। अनुराधा ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि सब कुछ भूल जाओ और अपनी जिंदगी अब बहुत अच्छी होगी। और पापा से मैं कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढ ली थी, इतना अच्छा हमसफर ढूंढकर मुझे दे दिया था। अब मुझे अनुराधा की सावली रंगत चांदनी जैसी महसूस हो रही थी। लोग कहते हैं कि इंसान कभी भी निराश नहीं होता है, उसे बहुत अच्छे से रहना चाहिए। बड़े के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों की रंगत भरी हुई होती है। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मेरी 2 जुड़वा खूबसूरत बेटियां हैं। मैं अनुराधा के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।